मनी, पैसा जीवन जीने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। हम पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अलग अलग नौकरियों की तैयारियां करते हैं। कोई डॉक्टर बनकर, कोई इंजीनियर बनकर, तो कोई व्यापारी बनकर पैसा कमाना चाहता है। परंतु हम एक विषय पढ़ना भूल जाते हैं, वो है पैसा, जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं और हम इसी के बारे में पढ़ना भूल जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस पर आधारित एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, अर्थात धन संपत्ति का मनोविज्ञान, जिसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। यह पुस्तक आपको धन संपत्ति, निवेश, उद्यम आदि के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। इस पुस्तक के लगभग 20 पाठ हैं, जिन्हें हम अलग अलग 20 छोटी छोटी वीडियोस में कवर करेंगे। पुस्तक की प्रस्तावना में लेखक ने कुछ कहानियां बताई हैं कि कैसे एक सफल व्यक्ति दिवालिया हुआ और कैसे एक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत करने वाला व्यक्ति मिलियनर बना। लेखक अपने कॉलेज के समय में लॉस एंजल्स की एक बढ़िया सी होटल में सेवक के रूप में कार्य करते थे। वहाँ एक व्यक्ति आता था जो काफ़ी प्रतिभावान था। वह कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेतहाशा कामयाब था। वह $100 के नोटों की कई गड्डियां अपने साथ लेकर घूमता था और लोगों को दिखाता था, चाहे कोई देखना चाहे या ना चाहे। वह अपनी धन संपदा का खुलकर डींग मारता था, खासकर तब जब वह नशे में होता। एक दिन उसने होटल के कर्मचारी से कई हजार डॉलर्स के सोने के सिक्के मंगवाए और अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे जाकर उन सिक्कों को मनोरंजन के लिए समुद्र में फेंकने लगे कि किसका सिक्का सबसे दूर गया है। कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्टोरेंट में एक लैंप तोड़ दिया। मैनेजर ने कहा कि वह $500 का था और उसे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो उस व्यक्ति ने वहाँ तमाशा किया और मैनेजर को एक नोटों की गड्डी देते हुए कहा कि ये लो $5000 और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, फिर कभी मेरी बेइज्जती मत करना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और इसका जवाब है ज़्यादा दिन नहीं। कई वर्षों बाद पता चला कि वह व्यक्ति दिवालिया हो चुका है। इस किताब का आधार यह है कि धन संपत्ति के मामले में आप कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं, यह इस पर कम निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज़्यादा कि आपका व्यवहार कैसा है। और व्यवहार सिखाना कठिन कार्य है, उन्हें भी जो वास्तव में होशियार है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं का नियंत्रण खो दे एक वित्तीय आपदा हो सकता है। इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। सामान्य व्यक्ति जिन्हें वित्तीय ज्ञान नहीं है धनी हो सकते हैं, अगर उनके पास कुछ ऐसे व्यवहारिक कौशल हों जिनके लिए बुद्धिमत्ता की औपचारिक युक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। मॉर्गन हाउसल दूसरी कहानी रोनाल्ड रीड की सुनाते हैं। रोनाल्ड रीड का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। रोनाल्ड रीड अपने परिवार में हाई स्कूल पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह इसलिए भी और अधिक प्रभावशाली है कि वे प्रतिदिन रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर कैंपस जाया करते थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे उनके जीवन के बारे में बताने योग्य ज़्यादा कुछ नहीं था। उनका जीवन इतना सामान्य था जितना कि हो सकता है। रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने एक $12,000 में 2 बेडरूम वाला एक घर खरीद लिया और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। वर्ष 2014 में मृत्यु के पश्चात इस व्यक्ति ने सुर्खियां रची। 2014 में लगभग 28 लाख अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। इनमें से 4000 से भी कम लोगों की शुद्ध संपत्ति उनकी मृत्यु के समय $8 मिलियन थी, और रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस व्यक्ति ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और $6 मिलियन स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय के लिए दान कर दिए। जो रीड को जानते थे वे चकराए हुए थे कि उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आया। बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था। ना तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्हें यह पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वह पैसे ब्लू चिप स्टॉक में लगा दिए। फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की, जब तक वह छोटी सी निवेश राशि बढ़कर $8 मिलियन में बदल गई।
रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ माह पहले रिचार्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में था। रिचार्ड फुस्कॉन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस व्यक्ति के पास एमबीए की डिग्री थी। इसने वित्तीय व्यवसाय में इतनी सफलता प्राप्त की कि लगभग 40 की उम्र में ही रिटायर होकर जनहितैषी बन गया। क्रेन्स बिजनेस मैगजीन ने इसे सफल कारोबारियों में 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया। लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाले व्यक्ति की तरह सब कुछ बिखर कर रह गया। 2000 के पहले दशक के बीच फुस्कॉन ने 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए जमकर रण लिया। इस घर में 11 गुसलखाने, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे। और इस घर के रखरखाव का मासिक खर्च लगभग $90,000 से भी अधिक था। फिर वर्ष 2008 का वित्तीय संकट आ पड़ा। इस संकट ने वस्तुतः सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कॉन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अत्यधिक ऋण और अनकदी संपत्ति ने उसे दिवालिया बना छोड़ा। फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है, उसने 2008 में कथित तौर पर एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया। दिवालिया घोषित होने पर पहले उसका पाम बीच वाला घर कब्जा लिया गया और उसे इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा अनुमानित लागत से 75% की कम राशि पर नीलाम कर दिया गया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचार्ड फुस्कॉन लालची, और बस इतना काफ़ी था दोनों के बीच की शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए। यहाँ सीख रोनाल्ड रीड की तरह ज़्यादा या रिचार्ड की तरह कम बनने की नहीं है। हालांकि यह भी कोई बुरी सलाह नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि वित्त के संबंध में यह कितनी अनोखी हैं। ऐसा कौन सा दूसरा उद्योग है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कॉलेज डिग्री, प्रशिक्षण, पृष्ठभूमि, औपचारिक अनुभव और संपर्कों के बिना किसी ऐसे को पछाड़ दे जिसके पास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, प्रशिक्षण और संपर्क हो। मैं ऐसा कोई और उद्योग सोच नहीं सकता। इस पुस्तक का उद्देश्य लघु कहानियों के द्वारा आपको यह विश्वास दिलाना है कि व्यवहारिक कौशल संपत्ति के तकनीकी पहलुओं से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इस प्रकार करूँगा कि सभी रीड से लेकर फुस्कॉन और बीच में बाकी सब बेहतर वित्तीय निर्णय लेना सीख सकें।